जी हां, तो सत्ता का सेमीफाइनल कल यूपी में 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2022 से पहले ये उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है। देखिए ये रिपोर्ट। कल उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां 7 विधानसभा सीटों के लिए रवाना हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनके नाम है टुंडला, बुलंदशहर, नौगावा, सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हनी और देवरिया सदर। इन सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे तक जितने लोग लाइन में लग जाएंगे वो सभी लोग वोट डाल पाएंगे। कोरोना काल में वोटिंग हो रही है, सो एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। भीड़ ना लगे इस वजह से हर मतदान केंद्र पर सहायक पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। हर बूथ पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात की जाएगी। ड्यूटी में रहने वाले कर्मचारी अफसरों को मेडिकली हर सुविधा दी जाएगी। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा रहेगी। ऐसे मतदाताओं के पास खुद मतदान कर्मी जाएंगे और उनका वोट इकट्ठा करेंगे। इन 7 विधानसभा सीटों पर कुल 24,27,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सभी 7 विधानसभा सीटों में कुल 3,655 पोलिंग स्टेशन और 1,753 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा पुख्ता है। चुनाव में उतरी सभी पार्टियों ने जीत का दावा किया है। देखना है कि 7 विधानसभा सीटों के मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कैसी तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी शबाब ने बात की यूपी में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र से। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए एडिशनल सीओ योगेश्वर जी हमारे साथ हैं। सर, कल बाई इलेक्शन है, किस तरीके से तैयारी है, क्या कुछ खास होगा इस बार के चुनाव? जहाँ तक खास की बात आपने कहा, अभी तक हम लोगों का पूरा जोर रहता था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन ये कोविड महामारी के अधीन होने वाला शायद इतना बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव है, तो हमारे लिए सुरक्षा भी बहुत बड़ा बिंदु है। हमारा जो पोलिंग पर्सनल लगा हुआ है, हमारा जो पुलिस बल के लोग लगे हुए हैं, या चुनाव की इस प्रक्रिया में जो भी लोग किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सबकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। हर जगह पे ये प्रोसेस हम लोगों ने शुरू से ही किया, ट्रेनिंग से लेकर के पार्टियों के मूवमेंट तक। और कल बूथों पर भी थर्मल स्कैनिंग, मास्क को इंश्योर किया जा रहा है। और चूँकि ईवीएम का बटन दबा करके वोट दिया जाता है, तो वहाँ पर भी एक ऐसे सरफेस से, पॉलीथीन सरफेस से बटन दबाने के लिए भी जिससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना होने पाए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार जिला का जो प्रबंध तंत्र है उसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी बात की जा रही है और हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। तो भले ही 7 सीटों पर ही यहां पर चुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने चुनौती बड़ी है। न सिर्फ निष्पक्ष चुनाव, जो एक हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है, इस बार संक्रमण के लिहाज से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और यही वजह है कि कई खास इंतजाम पहली बार किए गए हैं। कोरोना काल में चुनाव के दौरान उन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पोलिंग पार्टियां किस तरीके से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, देवरिया, बुलंदशहर, जौनपुर, कानपुर की ये तस्वीरें, जहां पर इलेक्शन होना है, बाई इलेक्शन होना है। तमाम राजनीतिक दलों ने तो अपनी कमर कस ली है अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए। चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से सभी पार्टियों ने किए। जहां तक बात बीजेपी की है, तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने ये मोर्चा संभाला, तो वहीं विपक्ष भी जोर आजमाइश में जुटा रहा इन 7 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन के दौरान, जिनमें से 6 इस वक्त बीजेपी के पास है, 1 समाजवादी पार्टी के पास। और कोशिश ये है बीजेपी की सभी सीट वो अपनी बचाए और साथ ही एक और सीट हासिल करे, जबकि विपक्ष की ये कोशिश होगी कि झटक ले और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले की जाए कि दिशा और हवा बदल रही है, ऐसा कोई संकेत दिया जाए। हमारे सहयोगी रंजना इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमित हमारे सहयोगी घाटमपुर से हमारे साथ मौजूद है, उमर शंकर देवरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजना आपके पास आती हूं, कल है वोटिंग,
7 सीटों पर सत्ता का सेमीफाइनल। और जो हर बार देखने को मिलता था कि बाई इलेक्शन के लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता पार्टियों में नहीं दिखा करती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। एक एक सीट, एक एक बूथ की बात होती है और ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षियों ने भी अपनी पूरी ताकत दिखा दी। लोगों ने ये दिया है कि सत्ता का सेमीफाइनल, बिल्कुल ये सेमीफाइनल है और केवल सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए भी है। क्योंकि विपक्ष में जो आपसी लड़ाई है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी प्रमुख दल, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी प्रमुख दल मैदान में है। और इस मैदान में जो वोट परसेंटेज जिसका जो रहेगा, क्योंकि ये देखना है कि नंबर 2 पे कौन रहेगा। नंबर 1 पे बीजेपी सत्ताधारी पार्टी का चुनाव जो उपचुनाव जो होता है वो माना जाता है कि सत्ताधारी पार्टी का होता है। 7 जगह पे चुनाव है, 6 उसमें बीजेपी की सीटें। अगर बीजेपी एक सीट भी लूज करती है तो उसके लिए भी एक चुनौती है कि वो किस तरह से अपनी सीटों को बचाए। और दूसरी तरफ नंबर 2 पे कौन आता है, जो कि मिशन 2022 जब सामने आएगा तो उसमें बीजेपी को टक्कर दे सके। तो इसकी लड़ाई विपक्षियों में है, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों की आपस में भी एक तरह की लड़ाई है। बीजेपी के जो नेता कहते हैं कि हमारी लड़ाई सबसे है, हम किसी से लड़ाई में नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये मिशन 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि 2 नंबर पे जो रहेगा वही सत्ता को टक्कर दे पाएगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, और इसलिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रंजना, लौटूंगी आपके पास। और जिन 7 सीटों पर कल बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, मतदान किया जाना है, उन 7 सीटों के बारे में हमारे सहयोगी क्या बता रहे हैं, किस तरह का वहां इस वक्त हालात क्या है, लोगों की सोच क्या है, जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। कानपुर की घाटापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक अमले ने पूरी अपनी कमर कस ली है। कल सूरज की पहली किरण के साथ मतदान की शुरुआत होगी। इस वक्त मैं कानपुर के मंडी समिति की उस जगह खड़ा हूँ जहाँ सारी आप देख सकते हैं पोलिंग पार्टीज जो हैं को सारी जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं, उनके ईवीएम मशीन्स दे दी गई हैं। पहली बार है कि मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं जो वोटर्स के लिए, और सारी तैयारियाँ लगभग ऑलमोस्ट पूरी की जाती है। सारे हैंगर्स के अंदर A, B, C, D, E, F, G, H तक सारे सेगमेंट्स को बांटा गया। 481 पोलिंग बूथ्स हैं और उन पोलिंग बूथ्स के लिए यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ एक एक करके रवाना हो रही हैं और देर रात तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगी। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा की पुलिस और इसके अलावा CISF के भी जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होंगे और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ मतदान अधिकारियों का एंटीजन टेस्ट होने के बाद उनको रवाना किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जल, नभ और थल में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही तकरीबन 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं जिनके लिए मतदान केंद्रों पे कोविड को ध्यान में रखते हुए ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क भी मिलेगा। न्यूज़ 18 की आपसे अपील है कि अपने घरों से अधिक संख्या में निकले और मतदान करें। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। बुलंदशहर की सदर सीट पर चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें उपचुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ईवीएम मशीन लेकर आई जा रही हैं और यहाँ ईवीएम मशीन और जो पैड हैं वो यहाँ से लेके जाए जाएंगे। वीवीपैट भी यहाँ रखे हुए हैं और ये सभी लोग पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियां पूरी कर चुके हैं और यहाँ से वीवीपैट और ईवीएम मशीन को ले जाया जा रहा है। आपको बता दें जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन और वीवीपैटों को ले जाया जाएगा और कल बुलंदशहर की सदर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ कुल 3,88,000 मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर बुलंदशहर में जीत का ताज किसके सर बैठता है और यहाँ भाजपा और बसपा का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और पिछली बार भी इस सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर अब की बार बुलंदशहर में जीत का ताज किसके सर होगा। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को
उन्नाव से बांगर मऊ के लिए रवाना किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको सामान दे दिया गया, ईवीएम मशीन, इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड भी कोविड को देखते हुए दी गई है। आप देख सकते हैं जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मशीन चेक कर रहे हैं कि किस तरह से मशीन उनको दी गई है, कोई उसमें कमी तो नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव में 507 बूथों में ये चुनाव बनाए गए हैं और इसके साथ ही 54 सेक्टर और 7 जोन में पूरी बांगर मऊ सीट को तब्दील किया जाएगा। 4000 से पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा सके। आपको बता दें कि 3,38,903 से ज़्यादा मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बांगर मऊ में अपना विधायक चुनेंगे। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि पहले आप वोट डालें, फिर नाश्ता करें। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। फिरोजाबाद टुंडला उपचुनाव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, साथ ही उनके साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है ताकि वो मतदान स्थल तक पहुंच सके। बात की जाए यहाँ के मतदाताओं की, 3,60,000 करीब यहाँ पे मतदाता हैं, जिसमें कि पुरुष 1,93,000 मतदाता हैं, वहीं 1,66,000 महिला मतदाता हैं। साथ ही अतिसंवेदन और संवेदनशीलों के लिए अलग से पुलिस की व्यवस्था की गई है, साथ ही पीएससी की भी व्यवस्था की गई है और जो पुलिस बूथ पे रहेगी उसकी भी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि कहीं अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो वो पुलिस को सूचना करे। आला अधिकारियों को इसकी जानकारी के लिए जगह जगह लगाया गया है। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18। मल्हनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने आयोग के निर्देश पर आज चौकिया मंडी से बनाई गई स्टोर रूम से और यही पोलिंग पार्टियों की रवानगी किया जा रहा है। मल्हनी के एक एक मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। आज सभी पोलिंग पार्टियां अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच जाएंगी। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजामात है वो स्ट्रांग रूम से लेकर के हर एक मतदान केंद्र और उनके बूथों तक जो है पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा है। कहीं कोई से गड़बड़ी न करे इसके लिए जो है प्रशासन पहले से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुनाव को लेकर के तो चुनाव में जहां प्रतिष्ठा सपा की लगी है, सपा के लकी यादव जो विधायक रहे पारसनाथ यादव के पुत्र चुनाव मैदान में है, तो उनको अपनी पिताजी की जो है साख बचानी है और अपनी सीट को जिंदा रखना है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है अभी विगत कुछ पंचवर्षीय चुनावों से जो है उनकी कमल नहीं खिल पाई है, तो बीजेपी भी पूरी सत्ता में रहने के चलते जो है पूरी पावर लगा दी है, पूरी जी तोड़ लगा दी है कि अब की बार जो है मल्हनी में जो है कमल खिलना चाहिए और पार्टी का प्रत्याशी मनोज सिंह भी किसी भी तरीके से जीत हासिल हो। तो वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद कहे जाने वाले धनंजय सिंह भी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है, जो कि हर एक चुनाव में उनका भी जो है दूसरे नंबर पर आते हैं। अब की बार माना जा रहा है कि वो भी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर। उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव को लेकर कल मतदान है, जिसको लेकर अमरोहा की नौगावा सदा सीट पर कल मतदान होना है। तो बात की जाए यहाँ पर मतदान 290 स्थल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 489 बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर 489 पोलिंग पार्टियां अमरोहा से आज मंडी समिति से रवाना कर दी गई हैं। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था में भारी फोर्स बल तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बल और पुलिस आरक्षी उन्हें लगाया गया है और लगभग 1500 सिपाही होमगार्डों को इसकी कमान सौंपी गई है। सेक्टर और जोन में बांटा गया है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां यहाँ से अपने मतदान केंद्रों पर यहाँ से रवाना कर दी गई हैं। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18 अमरोहा। तो चुनाव आयोग की ओर से तैयारी पूरी है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुल 24 लाख से ज्यादा मतदाता हैं इन 7 विधानसभा सीटों पर, जो कि अपने मताधिकार का कल इस्तेमाल करने वाले हैं। खास इंतजाम किए गए हैं, कोरोना को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। अमित हमारे सहयोगी घाटमपुर से इस वक्त हमारे साथ बने हैं, अमित का रुख कर लेंगे। अमित, इससे पहले कि ये बात करें कि कौन सी सीट ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है इस बार, खासकर अगर बीजेपी की बात करें, उससे पहले ये बताइए जो कोरोना पॉजिटिव लोग होंगे जिनके लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है, तो वो कैसे इस व्यवस्था का, इस इंतजाम का लाभ उठा पाएंगे? क्या उनके लिए एक अलग से लाइन कतार बनाई गई है या फिर किस तरह से उनके संपर्क में आएंगे चुनाव कर्मचारी?
अमित, आवाज मिल रही है आपको? देखिए मेनका जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा और निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में हर जनपद में कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज रहे या कोरोना पॉजिटिव उनको सस्पेक्टेड है, तो कहीं जी आवाज मिल रही, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेनका जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए, कोरोना सस्पेक्टेड की बात की जाए, तो पहली बार ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके साफ गाइडलाइंस दी गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 480 जो पोलिंग सेंटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं अलग एक पूरी कक्ष बनाया गया है और जो भी व्यक्ति वहाँ एंटर करेगा उसके टेस्ट होंगे और वहाँ डॉक्टर्स की एक टीम लगाई गई है जो एक उनके पैरामीटर्स को चेक करेगी, जिसमें ऑक्सीजन इसको देखा जाएगा लेवल, उसके जो थर्मामीटर से देखा जाएगा उसको कहीं टेम्परेचर तो नहीं है, और उसके अलावा अगर कोई कोरोना से ग्रस्त है तो उसके लिए बकायदा उसको सोशल डिस्टेंसिंग है, स्टाफ को पूरी प्रिकॉशंस के साथ उनको शील्ड दी गई है, उनको सामने एक ब्रिमडेक दिया है, हाथ में ग्लव्स दिए हैं, मास्क है, हेड कवर, यानी प्रिकॉशंस पूरे लिए गए हैं। अब इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये सीट, इन 7 सीट में सबसे बड़ी हॉट सीट इसलिए कही जा रही है क्योंकि सबकी नजरें इस सीट पर इसलिए टिकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता इस सीट पर विराजमान थी और वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थी और कहीं ना कहीं उनके डेथ के बाद से सीट खाली थी। जहां एक और बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा भरी सीट है क्योंकि 7 MLAs, उसमें 2 मंत्री भी थे, उन्होंने वहां पूरा लिटरली कैंप किया काफी दिन तक। अब क्योंकि प्रचार की जो था कल 5 o'clock पर वाइंड अप हो गया, उसके बाद से इस सीट पर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाई है, अपना पूरा पर वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया, तो वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के, तो कोई बड़ा लीडर समाजवादी पार्टी का इसमें नहीं आया क्योंकि इंद्रजीत कोहली 2012 में ऑलरेडी MLA रह चुके थे और क्योंकि जो मोदी वेव चल रही थी और योगी वेव चल रही थी उसमें वो कुछ वोटों से हारे थे, कहीं ना कहीं वो भी इसमें पूरी दाम लगाने, क्योंकि इस सीट पर 1,19,830 दलित वोट हैं, SC वोट्स हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत अहम, और एक सीट बहुत अहम है, एक सीट बहुत अहम है और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। देवरिया का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर वहां से मौजूद हैं। उमाशंकर, देवरिया में किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और यहाँ पर कौन सा फैक्टर ज्यादा काम करता दिख रहा है? देखिए, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताते चले कि जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा, पहले मतदान फिर जलपान, तो न्यूज़ 18 इस बात की अपील आपसे करता है कि पहले कल जो उपचुनाव होने जा रहा है सदर विधानसभा सीट देवरिया के लिए, तो पहले आप मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। और जहां तक कि सुरक्षा व्यवस्था की बात है, यहाँ पे देवरिया जनपद के जो जल, थल, नभ तीनों जगह सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ड्रोन कैमरे से खास करके निगरानी की जाएगी। यहाँ तक कि जो गंडक नदी है बिहार बॉर्डर पर, वहाँ NDRF की टीम लगा दी गई है और दो देवरिया सदर विधानसभा सीट बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है। अब बारी मतदाताओं की है। 24 लाख से जो ज्यादा मतदाता इस 7 विधानसभा सीटों पर अपने अपने मताधिकार का कल जाकर इस्तेमाल करें, यही अपील न्यूज़ 18 सभी से करता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की 10 सीट पर, राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न। 10 सीट पर चुन लिए गए 10 राज्यसभा सांसद। बीजेपी के 8 राज्यसभा सांसद चुने गए। जिन 8 लोगों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया गया था वो सभी राज्यसभा पहुंच गए। समाजवादी पार्टी की ओर से 1 और बीएसपी के 1 राज्यसभा सांसद बने, यानी कि नितिन गौतम जो बीएसपी के उम्मीदवार, वो भी राज्यसभा पहुंच गए। तो काफी दिलचस्प यहां पर देखने को मिला था। ये पूरी की पूरी लड़ाई काफी दिलचस्प देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी ने अपना 1 कैंडिडेट उतारा, बीजेपी ने सिर्फ 8 ही उतारा, जबकि कहा यह जा रहा था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की ओर से 9 कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं, क्योंकि 8 के लिए तो बीजेपी के पास वोट ही हैं और 9वां भी अगर बीजेपी चाहे जोड़ तोड़ करके बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने अपना 9वां कैंडिडेट नहीं उतारा, जबकि उससे पहले बीएसपी ने अपना 1 कैंडिडेट उतारा था, ये कह के कि वो बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने कोई चुनौती पेश नहीं की। हाँ, एक निर्दलीय जरूर इस बीच सीन में आए, तस्वीर में आए, लेकिन वो उनका जो पर्चा वो खारिज हो गया। और इस तरीके से जो 10 कैंडिडेट थे, 8 बीजेपी के, 1 समाजवादी पार्टी के और 1 बीएसपी के, ये सभी 10 राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।